बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार के अंतर्गत बच्चों आज पहली क्लास में हम देखेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के कितने प्रकार हैं और इसके अंतर्गत विशेष रूप से हम सड़क परिवहन की चर्चा आज करेंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन। बच्चों परिवहन की परिभाषा यदि हम देखें तो परिवहन की परिभाषा के अंतर्गत ये देख सकते हैं कि परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न माध्यमों द्वारा, ये माध्यम बच्चों कोई से भी हो सकते हैं, विभिन्न माध्यमों द्वारा मनुष्य और माल भार को, किस किस को, मनुष्य को और माल भार को परिवहन में शामिल करते हैं, को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न माध्यमों द्वारा मनुष्य और माल भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, परिवहन कहलाता है बच्चों। तो परिवहन के अंतर्गत हमने देखा बच्चों कि माध्यम अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ को, मनुष्यों को, ठीक है, या फिर माल भार को। इस तरीके से हमने देखा कि परिवहन की क्या परिभाषा होती है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि संचार की क्या परिभाषा होती है। विचार, दर्शन तथा संदेश। बच्चों विचार हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के, दर्शन हो सकता है किसी भी प्रकार का और संदेश हो सकते हैं, को एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। तो संचार की छोटी सी परिभाषा हुई कि विचार हो सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं, संदेश हो सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो इन छोटी छोटी परिभाषाओं को हमें याद करना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि परिवहन एवं संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान, ठीक है, जहां अतिरिक्त मात्रा में वस्तु है वहां से उसके उपयोग वाले स्थान जहां पर उसकी आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। एक जगह वहां है जहां इसकी उपलब्धता ज़्यादा है और एक स्थान वहाँ है जहाँ इसकी डिमांड या उपयोग ज़्यादा है, उस स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। एक स्थान जहां अतिरिक्त मात्रा में वस्तु है और एक स्थान जहां उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है या उसकी उपलब्धता कम है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, परिवहन एवं संचार कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। जैसे कि मैं बताऊं बच्चों कि यदि मेरे पास कोई सामान अतिरिक्त मात्रा में है, कोई भी सामान हो सकता है, चाहे एप्पल हो, माना कि मेरे पास एप्पल के बगीचे हैं, ठीक है, और एप्पल के बगीचे में इस सेब के बागानों में मेरे पास अतिरिक्त मात्रा में सेब उगते हैं, सेब का प्रोडक्शन किया जाता है, तो मैं उन सेब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए या बेचने के लिए यदि भेज दूँ तो जिस माध्यम से जाएंगे उसे क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो यहाँ पर एक जगह पर अतिरेकता थी, उपलब्धता थी और दूसरे स्थान पर इसकी डिमांड थी, यहाँ पर ज़्यादा उपयोग हो रहा था। इस वजह से दोनों स्थानों के मध्य जो संबंध होगा वो किस आधार पर होगा, परिवहन संचार। संचार में भी इसी प्रकार से होगा बच्चों कि यदि कोई विचार है, ठीक है, कोई विचार यदि हम बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं तो संचार कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस संचार और परिवहन से, विशेष रूप से बच्चों परिवहन से कृषि और उद्योगों का विकास करने में सहायता मिलती है। अतः ये आर्थिक विकास, कैसा विकास बच्चों, आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है। यातायात एवं संचार आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इससे कृषि और उद्योग के विकास में आवश्यक रूप से सहायता मिलती है। कैसे मिलती है, हम जानते हैं कि कच्चा माल, बच्चों हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि एक स्थान पर कच्चा माल होता है और दूसरे स्थान पर उद्योग होता है और तीसरे स्थान पर इसका उपभोग होता है। अब तीनों स्थानों को मिलाने के लिए क्या होगा, परिवहन या यातायात होगा। कच्चे माल से उद्योग तक और उद्योग से उपयोग करने वाले या बाजार करने में स्थित
स्थानों पर सामानों को पहुंचाना किससे पहुंचाया जाएगा बच्चों? यातायात से या परिवहन से पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार से यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है परिवहन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं बात करूं, यह अभिकेंद्रीय शक्तियों का परिचायक है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अभिकेंद्रीय बल होता है बच्चों कि यह हमें पूरे देश को या पूरे समाज को एक करने में सहायता पहुंचाता है। यदि परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं होगी बच्चों, तो हम हो सकता है कि विचारों के साथ में या एक दूसरे व्यक्तियों के साथ में ना मिल पाए, और नहीं मिल पाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें एक रूपता उत्पन्न नहीं होगी। एक रूपता नहीं होगी तो हम विभेदनकारी शक्तियों के द्वारा अलग भी हो सकते हैं, हमें विभाजन भी हो सकता है, हमें अलगाव भी पैदा हो सकता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं बच्चों कि यदि दिल्ली से कोई व्यक्ति जाता है भोपाल में, या जयपुर से कोई व्यक्ति जाता है मुंबई में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से उसे वहां की स्थिति का पता चलता है, जिससे कि पूरा देश एक में हो जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो वो परिवहन के कारण ही होता है, क्योंकि यह अभिकेंद्रीय शक्तियां होती है, एकजुट रखने में हमें सहायता प्रदान करती है। तो यदि इस प्रकार के परिवहन और संचार व्यवस्थाएं नहीं हो पाएगी बच्चों, तो हम एकजुट भी नहीं रह सकते। यही कारण है बच्चों कि भारतीय संविधान ने परिवहन और संचार को केंद्र सरकार के अंतर्गत डाला गया है, अर्थात केंद्र सरकार इसका पर कार्य करेगी। ठीक है, परिवहन एवं संचार पर। ठीक है, तो यह कैसी शक्तियों का परिचायक है? अभिकेंद्रीय शक्तियों का परिचायक होता है, और साथ ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं बात करूं, आज यदि पाकिस्तान बॉर्डर पर या चीन बॉर्डर पर या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो तुरंत प्रभाव से हम परिवहन के द्वारा और संचार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचारों को और व्यक्तियों को यातायात के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था इससे ज़्यादा सुदृढ़ होती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद देखते हैं हम परिवहन तंत्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं। परिवहन तंत्र के 4 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? एक है उद्गम, गंतव्य, मार्ग और वाहक। अब ये कौन कौन सी चीज़ें होती है बच्चों? उद्गम होता है वह बिंदु जहाँ से यातायात शुरू होता है। यदि मैं बात करूँ बच्चों, जयपुर से मुझे भोपाल जाना है बच्चों, जयपुर से यदि मुझे जाना है भोपाल, तो यहाँ पर उद्गम क्या हुआ? जयपुर। जहाँ से यातायात शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम स्थान। तो यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में, उस उदाहरण में जयपुर यहाँ पर उद्गम हो गया। गंतव्य वह बिंदु जहाँ यह समाप्त होता है, यहाँ पर इस मामले में भोपाल गंतव्य स्थान हो जाता है। जयपुर से स्टार्ट होकर के भोपाल जा रहे हैं तो उद्गम क्या हो गया? जयपुर हो गया, और गंतव्य क्या हो गया बच्चों? भोपाल हो गया। मार्ग वह तल है जिस पर आवागमन होगा, उस रास्ते को, उस जहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, चाहे वो ट्रेन से जाएं, चाहे वो सड़क से जाएं, चाहे वो वायु मार्ग से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएंगे तो वो जो रास्ता होगा, वो जो तल होगा जिस पर आवागमन होगा बच्चों, उसे क्या कहेंगे? मार्ग कहेंगे। और चौथा है बच्चों वाहक, वह वाहन है जो यात्रियों और सामान को ढोता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो मोटर व्हीकल हो सकती है, वो मोटर बाइक हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा ट्रेन हो सकती है, कुछ भी जो साधन, जिस साधन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वह साधन क्या कहलाएगा? वाहक कहलाएगा। इस प्रकार से परिवहन तंत्र के 4 तत्व यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं परिवहन के साधन। आखिर में परिवहन के साधन कौन कौन से और किस प्रकार के होते हैं? तो पहला है बच्चों स्थल, दूसरा है जल, और तीसरा है वायु। स्थल के अंतर्गत देखते हैं सड़क परिवहन, दूसरा रेलवे परिवहन, और तीसरा है बच्चों होता है पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन जो होता है बच्चों, वो स्थानीय लेवल पर छोटे क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अंतिम छोर तक, अर्थात हमारे घरों तक भी क्या होती है? हमारे घरों तक ट्रेन नहीं आती, हमारे घरों तक वायुयान भी नहीं आते, हमारे घरों तक पाइपलाइन भी नहीं आती, हमारे घरों तक क्या आती है? सड़क आती है। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो
सबसे उचित परिवहन का साधन होगा वो सड़क होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच होती है। बच्चों, लंबी दूरी के लिए और भारी सामानों को ढोने के लिए रेलवे का उपयोग करते हैं। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, यात्रियों के लिए और बड़े बड़े सामानों के लिए मालगाड़ी के रूप में हम रेलवे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से पाइपलाइन, तरल और गैस, इन दोनों अवस्थाओं को हम पाइपलाइनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से और कम मात्रा में, कम रेट में, जो कम व्यय में, कम खर्चे के अंतर्गत पाइपलाइनों से हम पहुंचा सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है, इनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव, विशेष रूप से द्रव और गैसीय पदार्थों को ही इनके द्वारा हम पहुंचा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ स्थल के परिवहन। जल परिवहन में देख सकते हैं अंतःस्थलीय। ठीक है, जैसे भारत के अंदर भारत में अंतःस्थलीय नदी मार्गों के द्वारा यदि हम परिवहन करें जल के अंदर तो अंतःस्थलीय कहलाता है। यदि सागर और महासागर एक क्षेत्र से, एक देश से दूसरे देशों में, या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों में बड़े जो क्षेत्र होते हैं, बड़े जो जलमार्ग होते हैं, वो महासागरीय जलमार्ग कहलाते हैं। यहाँ बच्चों एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि पाइपलाइन जो होती है वो स्थल पर भी हो सकती है, वो जल के अंदर भी हो सकती है। दूर देशों से यदि पाइपलाइन जा रही है तो वो जल के द्वारा ही, अंतः समुद्री पाइपलाइन के द्वारा ही जाती है। लेकिन मुख्यतः यदि देखा जाए तो पाइपलाइन स्थल भागों ही ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये दोनों स्थानों पर हो सकती है। इसी प्रकार से बच्चों वायु मार्ग की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक ही देश के अंदर यदि हम वायु मार्ग के द्वारा जा रहे हैं तो वायु परिवहन होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देशों में लंबी दूरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु मार्ग हो सकता है। इस प्रकार से परिवहन के साधन हमने विभिन्न प्रकार से देखेंगे बच्चों। ठीक है, इसे हमें देखना है। इस प्रकार से हम पहला जो परिवहन देखेंगे बच्चों, सड़क परिवहन देखेंगे। सड़क परिवहन कैसा परिवहन होता है? स्थल पर होता है। ठीक है, और इस प्रकार की सड़कों का निर्माण हमने बखूबी अपने क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, अब सड़क परिवहन की मैं बात करूं बच्चों तो भारत में सड़क परिवहन का विकास किस प्रकार से हुआ है, शुरुआती दौर में कैसा विकास हुआ है, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों भारत में सड़कों की व्यवस्था पुरातन काल से ही 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी देखी गई थी। मोहनजोदड़ो का जो काल था सिंधु घाटी सभ्यता में, उस समय भी खुदाई में देखा गया था कि 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी भारत में पक्की सड़कें थी। है ना आश्चर्य की बात बच्चों कि भारत में इतने पुराने समय से ही भी पक्की सड़कें विद्यमान थी। मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में और सम्राट अशोक के शासन में, तो वहाँ पर भी बच्चों उत्तरापथ के नाम से सड़कें बनी थी और अच्छी मात्रा में विकसित सड़कें अवस्था में थी। ठीक है, इसके बाद 700 ईस्वी में चीनी यात्री ताओ सन ने भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का उल्लेख भी अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, 700 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों शेरशाह सूरी का नाम आया, जिसने ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर, वहां से सिंधु नदी तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। हालांकि ग्रैंड ट्रंक रोड अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखने वाली बात यह है कि शेरशाह सूरी ने म्यांमार बॉर्डर से बांग्लादेश में, चूंकि हम जानते हैं आज़ादी से पहले बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और उससे पूर्व में भी बात करूं बच्चों तो अफगानिस्तान, ये एक ही क्षेत्र थे, ये सभी एक ही देश हुआ करता था। ठीक है, उसके पश्चात लगातार इसके टुकड़े होते गए भारत के। तो इस संपूर्ण भारत में शेरशाह सूरी ने बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर से स्टार्ट होते हुए अफगानिस्तान तक, काबुल तक सड़क का निर्माण कराया था। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों ने उस रोड का नाम दे दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, और वर्तमान में भी भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ये रोड स्थित है। ठीक है, तो मध्य एशिया को बच्चों, यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी ये मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ने का काम करती थी, और इसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा
आगरा, इंदौर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से चित्तौड़गढ़ तक भी जाती थी। भारत में और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, विभिन्न देशों में इसके विभिन्न शाखाएं भी थी। यह मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ता है और द्वितीय विश्व युद्ध तक भारत में सड़कों का विकास बहुत ही सीमित अवस्था में था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसके बाद देखते हैं कि उसके पश्चात मुगल काल में सड़कों का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया। अंग्रेजों के काल में भी बात करूँ तो बच्चों तो बहुत ज़्यादा इसका विकास नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध तक भारत में सड़कों का विकास ना के बराबर था। ठीक है, लेकिन बच्चों इसके बाद 1943 में नागपुर योजना तैयार हुई, लेकिन स्थानीय राजा रजवाड़ों और अंग्रेजों के मध्य विवाद होने के कारण यह योजना भी असफल हुई। ठीक है, तो 1943 में नागपुर योजना हुई। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है, हमें याद करना है कि नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन से है, जो कि 1943 में बनाई गई थी। इसके बाद बच्चों आज़ाद भारत में तो स्वतंत्र हो गया था भारत 1947 में, उसके पश्चात 1961 में पहला काम बड़े स्तर पर किया था। 20 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, और 20 वर्षीय योजना के बाद ही भारत में व्यवहारिक रूप से, ठीक है, सड़क निर्माण की प्रोग्रेस हो पाई। इसके पश्चात में बात करूं बच्चों तो सड़क के निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से वर्गों में? पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें और पांचवा है सीमावर्ती सड़कें। बच्चों राष्ट्रीय जो महामार्ग है, नेशनल हाईवे, यह टोटल सड़कें हैं, कुल जो भारत में सड़कें हैं उसका मात्र 2% हिस्सा रखता है। राज्य जो राजमार्ग है, स्टेट हाईवे, उसे 4% हिस्सा रखता है। भारत की टोटल जो रोड है, संपूर्ण जो सड़क है, उसका केवल 4% राज्य महामार्ग रखता है। जिला सड़कें होती है 14% भारत में, और ग्रामीण सड़कें लगभग सर्वाधिक 80% अपना स्थान रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से भारत में जो सड़क हैं उनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये पांचों चीज। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी सड़क परिवहन है उसका महत्व किस प्रकार के हैं, अर्थात उनके कौन कौन से लाभ हमें देखने को मिलते हैं। ये हम सब जानते हैं कि उपभोक्ता के घर तक पहुंच जाता है, अर्थात हमारे घर तक, हमारे दरवाजे तक यदि कोई चीज़ यातायात का आता है, कोई यातायात के साधन आते हैं तो वो सड़क परिवहन आता है। तो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच विकसित करने के लिए सड़क परिवहन बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। इसके अलावा इसकी व्यापकता भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर जगह ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, चाहे रेगिस्तानी ज़मीन हो, सभी जगह पर यह सड़क निर्माण संभव हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद कृषि विकास में भी यह सहायक है, क्योंकि कृषि के उपकरण हुए, बीज हुए, खाद हुए, अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में यह प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसके बाद इसका लचीलापन, कहीं भी रोक सकते हैं, सवारी बिठा सकते हैं, सामान लिया जा सकता है, तो इसका ये लचीलापन है। जबकि ट्रेन में और वायु मार्गों में और दूसरे जल मार्गों में भी इस प्रकार की सुविधा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन साधन है। छोटी दूरी के लिए यदि हमें 1 किलोमीटर जाना है, आधा किलोमीटर जाना है, 100 मीटर जाना है, ठीक है, 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक, ये कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन साधन होता है। ठीक है, इसके अलावा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन आसानी से किया जा सकता है छोटी दूरी पर, जैसे कि दूध, सब्जी, फल जैसी सामग्री को मांग क्षेत्र तक पहुंचाने में यह प्रमुख साधन हो सकता है। इसके अलावा सड़क निर्माण और मरम्मत का खर्च अन्य परिवहन साधन की अपेक्षा कम आता है। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों, ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए भी, उसके स्टेशन बनाने के लिए भी, और ट्रेन चलाने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, ट्रेन के डब्बों के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसी प्रकार से यदि वायु मार्ग की बात करूं तो हवाई जहाज या वायुयान की बात करूं तो हवाई अड्डे बनाने में, वायुयान को खरीदने में बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों सड़क निर्माण और उसके मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदा में भी यह सड़क हमारे लाभ आती है।
ग्रामीण भारत के लिए समुचित विकास के लिए सर्वप्रिय साधन यह हो सकती है। ग्रामीण भारत में यह बहुत अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण भारत तक बच्चों ट्रेन और वायुमार्ग और जलमार्ग की सुविधा नहीं पाई जाती है। इसके अलावा लघु से वृहत उद्योगों के विकास में भी यह सहायक है। लगभग सभी प्रकार के उद्योगों के विकास में यह सहायक होता है। ठीक है, इस प्रकार के इसके 10 फायदे मैंने बताए हैं, और भी फायदे हो सकते हैं जो आप कल्पना करके अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं देखता हूं कि इसके दोष कौन कौन से हैं। सड़क परिवहन के दोष आखिर में क्या क्या हो सकते हैं। ये अधिक लंबी दूरी तय करने के लिए उपयोगी नहीं है। कम दूरी के लिए तो बच्चों हो सकती हैं, लेकिन अधिक दूरी के लिए ये उपयोगी नहीं है। लागत ज़्यादा आ जाती है। अधिक भारी वस्तु है, जैसे लोहा है, कोयला है आदि बड़े बड़े जो निर्माण उद्योगों के लिए जो बच्चों इकाइयाँ चाहिए होती है, उनके लिए भी यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि इन्हें प्राय रेलों द्वारा ही ढोया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सड़कों पर यातायात बढ़ने से दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, हाईवेज पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा सड़क परिवहन का उपयोग हम करते हैं, इस वजह से दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती है। वाहनों की संख्या बढ़ जाने से वायुमंडलीय प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और अगला है रेल परिवहन से अधिक महंगा है। रेल परिवहन जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है, हालांकि निर्माण के दौरान बच्चों रेल परिवहन का जब निर्माण होता है तब एक साथ शुरुआत में काफ़ी मात्रा में खर्च होता है, लेकिन उसके परिवहन का जब निर्माण हो जाता है, उसके यातायात परिवहन का जब निर्माण हो जाता है मार्ग का, उसके पश्चात उसकी लागत में भारी कमी हमने देखी गई है, जबकि सड़क परिवहन में इसकी लागत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दोष भी हमने देखे हैं। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों 5 जो वर्गों में बांटा था, उसका पहला वर्ग है राष्ट्रीय महामार्ग। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय महामार्ग या नेशनल हाईवे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, राष्ट्रीय महामार्ग, इसका रखरखाव और मरम्मत कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यह इसका निर्माण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। रखरखाव केंद्र सरकार करती है और मरम्मत का कार्य भी केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग से विभाग का निर्माण भी किया है, जो आगे देखेंगे हम। ये क्या काम करता है? राज्यों की राजधानियां, बड़े बड़े औद्योगिक नगरों और प्रमुख बंदरगाहों को मिलाने का काम करता है नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय महामार्ग। अपने आसपास भी हमने देखे होंगे कि नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय महामार्ग गुजरते हैं। ठीक है, अब इनकी लंबाई 2016-17 में बच्चों 1,01,000 किलोमीटर थी, जो पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है। 2016 के अंतर्गत बच्चों इसकी लंबाई थी 1,01,000 किलोमीटर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय महामार्गों की, जो कि कुल सड़कों की जो लंबाई है भारत में, उसका मात्र 2% हिस्सा था। लेकिन बच्चों यह देखने वाली बात है कि जो सड़क यातायात है, टोटल जो सड़क यातायात है, उसका 40% भाग इसके द्वारा वहन किया जाता है। इसकी लंबाई मात्र 2% है टोटल सड़कों की लंबाई की, लेकिन इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो 40% किया जाता है, और ये भारत में मुख्य योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, ये NHAI है जो राष्ट्रीय महामार्गों का रखरखाव निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, किसका गठन 1995 में किया गया था? यह भूतल परिवहन मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अंदर एक मंत्रालय है, भूतल परिवहन मंत्रालय, उसके अधीन स्वायत्त शासी निकाय है NHAI। इसका काम क्या है बच्चों? राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन का उत्तरदायित्व इसे सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से यह 1995 में इसका गठन किया गया था, और यह भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, ये छोटा प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का, इसे हमें याद भी करना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं कुछ चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा, वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना।
बच्चों ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना थी। उन्होंने इस पर भरपूर काम किया था और इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 व 6 लेन, 4 व 6 लेन के 5,846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि देश के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का काम करेंगे। देश के 4 प्रमुख, जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत बच्चों देश के कोनों पर जो 4 प्रमुख महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का काम करेगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। 4 व 6 लेन में काम करेगा और कितना किलोमीटर लंबाई है इसकी? 5,846 किलोमीटर। 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करेगा और इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत बहुत कम हो जाएगी। मानचित्र में देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि ये दिल्ली, इसके बाद ये मुंबई दूसरा महानगर, इसके पश्चात ये तीसरे महानगर के रूप में चेन्नई और चौथे महानगर के रूप में बच्चों यह कोलकाता को जोड़ता है और कोलकाता को वापस दिल्ली से जोड़ देता है। तो 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का जो काम करेगा वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत काम होगा। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में क्या होगा बच्चों? 4 प्रमुख महानगर जो भारत के हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 महानगरों को 4 या 6 लेन में अपना काम करेगा। 4 या 6 लेन के में यह निर्मित होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूं बच्चों तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतर्गत श्रीनगर से कन्याकुमारी 4,016 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में सिलचर से लेकर के पोरबंदर। सिलचर कहाँ पर है? असम राज्य में। और पोरबंदर हम जानते हैं गांधी जी का जन्म स्थान है। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में पोरबंदर से असम के सिलचर तक पूर्व पश्चिम गलियारा 3,640 किलोमीटर लंबा और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4,016 किलोमीटर गलियारा। ठीक है बच्चों, इसे चित्र में देख लेते हैं किस प्रकार से है। श्रीनगर से, यहाँ श्रीनगर से होते हुए बच्चों पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण जाते हुए आखिर में कन्याकुमारी तक, ये कन्याकुमारी भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट मुख्य भूमि के अंतर्गत यहाँ उत्तर दक्षिण गलियारा है। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण गलियारा होगा वो श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक होगा। उसी प्रकार से बच्चों पूर्व पश्चिम गलियारा यहाँ पोरबंदर में। ठीक है बच्चों, यहाँ पोरबंदर से होते हुए इस प्रकार से बच्चों पूर्व में सिलचर जो कि असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में सिलचर से लेकर के पश्चिम में पोरबंदर जो कि गुजरात राज्य में है और गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर में हुआ था, हम जानते हैं। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, और इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये इस प्रकार के मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग परियोजनाएं थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इस प्रकार ये किया गया। ठीक है बच्चों, 1999 के अंतर्गत। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम कि भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना में देखते हैं कि तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास। बच्चों तटवर्ती जो क्षेत्र है, तटवर्ती जो राज्य है, उनके अंतर्गत उनकी सड़कों का विकास, सीमावर्ती भाग जो सीमा बॉर्डर जहां पर है बच्चों पड़ोसी देशों के साथ में, उनके भाग और छोटे बंदरगाहों को जोड़ने का काम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत करेंगे। पिछड़े इलाके, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की भी इसमें योजना शामिल है। ठीक है, तो ये वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसकी महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, भारतमाला परियोजना। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेतु भारतम परियोजना।
सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुल और 200 रेलवे ओवरब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय से जोड़ने की भी यह योजना चल रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्तमान में भारतमाला परियोजना और सेतु भारतम परियोजना यह भी काम चल रहा है राष्ट्रीय महामार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये एक एक दो नंबर में छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आ सकता है, तो इसे हमें देखना है और इनका बारे में अपनी कॉपी में लिखना भी है। इसके बाद देखते हैं बच्चों राष्ट्रीय महामार्गों के पश्चात राज्य महामार्ग। 5 वर्गों में हमने बांटा था इसको। ठीक है, तो पहला वर्ग था राष्ट्रीय महामार्ग और दूसरा वर्ग है राज्य राजमार्ग का। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्टेट हाईवे, वो नेशनल हाईवे थे, ये स्टेट हाईवे है, उसका रखरखाव और निर्माण का कार्य केंद्र सरकार करती थी। केंद्र सरकार के अंतर्गत एक विभाग था NHAI, ठीक है, वो काम करता था। और यहाँ राज्य राजमार्ग के अंतर्गत ये राज्य सरकारें इस पर काम करती है। ये राजधानी से जिला मुख्यालय, जो राज्य की राजधानी है बच्चों, उससे जिला मुख्यालय को जोड़ती है। और ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से भी जुड़े हुए होते हैं। तो इनके 2 काम हुए, एक तो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना और दूसरा क्या हुआ, राष्ट्रीय महामार्ग जो नेशनल हाईवे निकल रहे हैं उस क्षेत्र से उनको भी जोड़ना। 2016-17 में बच्चों इन सड़कों की लंबाई 176.1 हजार किलोमीटर थी, जो कि देश की सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 4% है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1,76,000, ठीक है, 1,76,000 किलोमीटर इनकी लंबाई थी 2016-17 में। और ये कुल भारत में कुल सड़क जो है उसका मात्र 4% हिस्सा रखता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राज्य राजमार्ग होता है। इसके पश्चात देखते हैं जिला सड़क मार्ग। बच्चों, जिला सड़क मार्ग जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाती है और इसकी लंबाई 5,61,000 किलोमीटर है। ठीक है, 2016-17 में 5.61 लाख किलोमीटर है, जो कि देश की कुल सड़क लंबाई के मात्र 14% है। ठीक है, जिला सड़क मार्ग। इसके पश्चात मैं बात करूं बच्चों तो ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों, कस्बों और ग्रामीण सड़क मार्गों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की संख्या तक, बच्चों 500 की संख्या तक जिस गांव में जनसंख्या है वहां तक सड़क, पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 2016-17 में लगभग 39,35,000 किलोमीटर थी, जो कि देश की कुल सड़क लंबाई की 80% है। तो सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक लंबाई में यदि सड़क के कौन सी सड़क होगी, वो होगी ग्रामीण सड़कें, 80%। ठीक है, यदि कहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए और सर्वाधिक संख्या में कौन सी सड़क परिवहन का काम करती है, परिवहन का काम, ढोने का काम, बच्चों यातायात ढोने का काम कौन सी करती है, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग। और सर्वाधिक संख्या में कौन सी सड़क की लंबाई है, कौन सी सड़क सर्वाधिक लंबी है, उनकी मात्रा है 80% ग्रामीण सड़कें। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा हमें। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा सीमावर्ती सड़कें, जो कि 5वां वर्ग है। 1960 में बच्चों सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम BRO कहते हैं, इसका निर्माण किया गया था 1960 में। इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण को बढ़ावा देना। बच्चों 1962 में जो हमारा युद्ध हुआ था भारत और चीन का, उसमें हमने ये देखा कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण ना के बराबर था। ठीक है, तो उस समय हमें ये ऐसा एहसास होने लग गया कि हमें सीमा में ऐसा संगठन तैयार करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर सड़कों का एक जाल बिछा सके सीमा क्षेत्रों में। ठीक है, तो हमने 1960 में BRO की स्थापना की।
और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण इसका मुख्य कार्य था, क्योंकि बच्चों सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है सड़कों के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसका एक अलग ही संगठन हमने बना दिया गया और भारतीय सेना के अंतर्गत यह काम करती है। ठीक है, तो इसमें देखा कि 1960 से 2005 तक संगठन ने 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है और 35,577 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का भी इसने किया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सीमावर्ती सड़कों, जो कि इसके भी हम BRO कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हाल ही में बच्चों चीन सीमा पर इसने बहुत भारी मात्रा में सड़क निर्माण और पुल निर्माण का कार्य भी भारी मात्रा में किया है और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव संगठन है। ठीक है, और विशेष रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर सीमा सड़क बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह संसार की सबसे ऊंची सड़क का भी निर्माण किया। तो यदि हमारे क्वेश्चन आ जाए कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है, बिल्कुल हमारे देश भारत में ही है। किसने निर्माण कराया? BRO ने करवाया। सीमा सड़क संगठन जिसे हमें कहते हैं, कहाँ पर है? लद्दाख से लेह तक जो सड़क जा रही है उसका निर्माण BRO ने करवाया था और वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी है। ठीक है बच्चों, इसे हम देख सकते हैं कि पहाड़ियों में, ठीक है, इस तरीके की जो दुर्गम में जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से बहुत समस्याओं के साथ में ये BRO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्य कर रहा है। इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने देखा परिवहन किसे कहते हैं, विशेष रूप से सड़क परिवहन क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या दोष हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं आदि। बच्चों अगली क्लास में हम वायु परिवहन और रेल परिवहन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।